गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग 66 बीपीएससी मेंस में पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी सेक्शन में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उस डिस्कशन के क्रम में एक बार हम फिर से यह समझने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाए, एप्लीकेशन को डेवलप किया जाए और इन दोनों चीजों के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रश्न की अंडरस्टैंडिंग को भी हम डेवलप करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है, परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है। जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। The role of the President of India is like an old man in family who has all the authorities. प्रश्न को ब्रेक करना सीखें। क्या कहा जा रहा है? Has all the authorities. However, he cannot do anything. However, he cannot do anything effective. कब? तो इफ काम बिगाड़ा 3 अगर मगर लेके क्या? इफ naughty young members of family do not listen. If शैतान युवा सदस्य
उनकी ना सुने। नहीं, इसको हमें क्या करना है? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब इसका मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन में हम क्या करते? स्टेटमेंट को जब हमें इवैल्यूएट करना होता है तो हम यह देखते हैं कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो कहां तक सही है? अगर गलत है तो कहां तक गलत है? और इसी के कंटेक्स्ट में मूल्यांकन करने के क्रम में हम क्या करते हैं? एक कंक्लूजन देने की कोशिश करते हैं। बातें स्पष्ट हो रही? अब अगर देखें तो सब कुछ की चर्चा हमारी आपके साथ हो चुकी है। अगर यही प्रश्न इस रूप में ना देकर अगर प्रश्न दिया जाता कि भारत में राष्ट्रपति रबर स्टांप के समान है, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? तो अगर यह प्रश्न दिया जाता तो यह प्रश्न आपके लिए आसान होता या मुश्किल? बतलाइए। भारत में राष्ट्रपति रबर स्टांप के समान है, अगर यह प्रश्न दिया जाता तो यह प्रश्न आसान होता या मुश्किल? आसान होता। क्यों आसान होता? तो एक तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। दूसरा, यह प्रश्न इसलिए भी आसान होता क्योंकि क्लास में जब हम डिस्कस करते तो हम इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं और डिस्कस किए हुए प्रश्न आ रहे हैं तो आसान है। अब इस प्रश्न को गौर से देखें, इस प्रश्न और उस प्रश्न में अंतर है क्या? सिवा लैंग्वेज के? सिवा लैंग्वेज के दोनों प्रश्नों में कोई अंतर नहीं। यहां पर जो बातें कही जा रही वो क्या कही जा रही हैं? तो यहां पर कही जा रही है कि राष्ट्रपति के पास सारी अधिकारिता है। ऐसा कहने के पीछे रीजन क्या है? पहले तो इसको स्पष्ट करें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति का प्रधान मानता है। समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। इसलिए संघ के रूप में भारत जितने भी कार्यों का निष्पादन करता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वे कार्य निष्पादित होते। अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, स्पष्ट तौर पर आर्टिकल 53(2) क्या कहता है? आर्टिकल 53(2) कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का, अपनी अधिकारिता का इस्तेमाल स्वयं करेंगे या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेंगे। नंबर 1 नहीं। नंबर 2, दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट जो इमर्ज करता हुआ आता वह यह कि राष्ट्रपति में देखें तो राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है, राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, राष्ट्रपति के पास अगर आप देखें तो जुडिशियल पावर भी है। राष्ट्रपति के पास अगर आप जाकर के देखें तो राष्ट्रपति सेनाओं के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति भी है। मतलब यह
कि अगर प्रेसिडेंट को देखा जाए तो प्रेसिडेंट को जितना एक्सटेंसिव पावर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उतना एक्सटेंसिव पावर किसी को दिया गया है? नहीं दिया गया। और इसलिए यहां पर क्या कहा जा रहा? हु हैज ऑल द ऑथोरिटीज, सारी अधिकारिता उसके पास, लेकिन उसके बावजूद क्या है? ही कैन नॉट डू एनीथिंग। सवाल यह उठता, वाई ही कैन नॉट डू एनीथिंग? वह कुछ क्यों नहीं कर सकता? तो जब इसके एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे तो पहला बिंदु होगा कि इन इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जिस्ट। भारत में संसदीय लोकतंत्र की संकल्पना को स्वीकार किया गया है, और संसदीय लोकतंत्र की जो संकल्पना है वह कार्यपालिका शक्ति को एक ही व्यक्ति में अंतर्निहित नहीं मानती। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव पावर का डिवीजन दिखाई पड़ता है। फॉर्मल हेड राष्ट्रपति होता है एग्जीक्यूटिव पावर का, कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर आप जाकर के देखें तो रियल हेड कौन होता? तो रियल हेड प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ऐसा कहने के पीछे रीजन क्या है? तो ऐसा कहने के पीछे प्राइम रीजन है आर्टिकल 74(1), अनुच्छेद 74(1). अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति से क्या अपेक्षा करता? अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। नहीं, और 42वें संविधान संशोधन के जरिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया? तो यह प्रोविजन किया गया कि राष्ट्रपति काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से बंधे हुए होंगे। दे आर बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। बातें स्पष्ट हुई? तो यह स्थिति राष्ट्रपति को क्या करती है? यह प्रोविजन राष्ट्रपति की स्थिति को कमजोर कर देता। नंबर 2, दूसरा आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 भी क्या करता है? अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करता है। नंबर 2, अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तीसरा, राष्ट्रपति के इस पोजीशन को वीकेन करने में, राष्ट्रपति के इस स्थिति को कमजोर करने में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी रोल रहा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट को मैं कोट करना चाहूंगा। पहला जजमेंट है UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस 1971। UN राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पर रियल कंट्रोल जो होता है वह किसका होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। कार्यपालिका और विधायिका पर वास्तविक नियंत्रण मंत्रिपरिषद का होता है।
यहां पर होने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, इस जजमेंट का यह मतलब हुआ कि इसने राष्ट्रपति के पोजीशन को वीकेन किया और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के पोजीशन को क्या किया? स्ट्रेंथन करने का काम किया। एक और जजमेंट में रेफर करना चाहूंगा, 1974 का जजमेंट। और 1974 का जजमेंट शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में क्या कहा गया? 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जहां कहीं भी राष्ट्रपति के समाधान की चर्चा है या राज्यपाल के समाधान की चर्चा है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के समाधान का मतलब है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का समाधान, नहीं? तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो ये दो जजमेंट जो हैं, इन दो जजमेंट ने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है उसको सामने लाने का काम किया और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर होते, उनका जो मतलब रियल पोजीशन होता है, उस रियल पोजीशन की ओर उन्होंने इंडिकेट करने का काम किया। इतनी बातें स्पष्ट हुई, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न का तीसरे पहलू की तरफ आते हैं और बार बार देखें, हर डायमेंशन को हमें क्या करना है। पहले हमने दिखाया कैसे सभी अधिकारिता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। फिर हमने क्या दिखाया कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि उसके बावजूद राष्ट्रपति शक्तिहीन है, कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है, इफेक्टिव रोल प्ले कर पाने की स्थिति में नहीं है, उसका इंटरफेरेंस बहुत इफेक्टिव नहीं है। तब तक इंटरफेरेंस इफेक्टिव नहीं है जब तक कि वह तब तक प्रभावी है जब तक कि मोदी जी, अमित शाह जी, आडवाणी जी की बात सुनते हैं। तब तक इफेक्टिव है जब तक कि राहुल और प्रियंका सोनिया गांधी की बात सुनते हैं, सिंपल से। तब तक इफेक्टिव है जब तक अखिलेश और तेजस्वी यादव, क्रमशः मुलायम सिंह यादव और लालू जी की बात सुनते हैं। सिंबॉलिक का मतलब समझ रहे हैं। और तब तक इफेक्टिव है जब आज से 10 साल 15 साल के बाद जब आप बड़े हो जाएंगे, जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये मत बोलिएगा कि अभी भी अपने ही पैर पर खड़े हैं, किसी के पैर पर खड़े नहीं। ठीक है, जब आप अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, नहीं, और धीरे धीरे पेरेंट्स के पैर कमजोर पड़ने लगेंगे, लड़खड़ाने लगेंगे, तब पेरेंट्स का रोल कितना इफेक्टिव है यह किस पर निर्भर करता? जब तक आप उनको अहमियत देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तब तक उनका रोल इफेक्टिव है। जिस दिन से सोच ले कि हमें नहीं सुनना है, उस दिन के बाद वो कुछ कर पाने की स्थिति में रहेंगे? नहीं रहेंगे। परिणाम क्या होगा? धीरे धीरे मां भी कहना शुरू कर देगी, बुढ़वा मैरो नहीं जाए छे, चौकी पर बैठल बैठल जे छे। होता है या नहीं? ये हर घर की कहानी है, नहीं? अब ये बात अलग है कि जब यह प्रश्न आया था, आपने व्याख्या करने की कोशिश की कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं और शैतान युवा सदस्य जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी मंडली है। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। सेंस को समझे, प्रश्न में क्या कहा जा रहा। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाकर के देखें, क्या ऐसा कहना सही है? क्या कुछ हद तक इस बात में सच्चाई है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू क्या है? तो मैं रेफर करना चाहूंगा आर्टिकल 74(1) प्रोविजियो, आर्टिकल 74(1) परंतु को मैं रेफर करना चाहूंगा। आर्टिकल 74(1) परंतु क्या कहता है? जो कि
44th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आर्टिकल 74(1) परंतु कि यह कहता है कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट के द्वारा पास बिल को रिटर्न कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। एक नंबर 2, आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि यदि कोई विधेयक, यदि कोई बिल संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता, पास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या तो उसको परमिशन देंगे, अप्रूव करेंगे, या राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे अपने सजेशन, अमेंडमेंट के सजेशन के साथ भेजेंगे। यद्यपि रिकंसिडरेशन के बाद जो प्रपोजल भेजा जाता, राष्ट्रपति उससे बंधे हुए हैं और उसको अप्रूव करना उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ऑब्लिगेशन है। नहीं, अब यहां पर जो समझने की जरूरत है, राष्ट्रपति ने किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास वापस भेजा है, यह छोटा मसला है या बड़ा मसला है? यह बड़ा मसला है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में जो राष्ट्रपति का पोजीशन है, फॉर्मल हेड के रूप में जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है, उसमें यह एक बड़ा इशू है। और जब राष्ट्रपति किसी प्रपोजल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं, तो वैसी स्थिति में सरकार पर क्या होता? एक दबाव निर्मित होता। वैसी स्थिति में वह मसला नेशनल डिस्कोर्स के मसले में तब्दील होता है। अचानक से ऑपोजिशन भी उस पर एक्टिव हो जाता, अचानक उस मसले पर मीडिया भी उस पर एक्टिव हो जाती है, अचानक उस मसले पर सिविल सोसाइटी भी एक्टिव हो जाती है। और ऑपोजिशन, मीडिया और सिविल सोसाइटी की सक्रियता कहीं ना कहीं सरकार पर क्या करती है? एक मोरल प्रेशर क्रिएट करने का काम करती है। और कई बार उस मोरल प्रेशर के आगे सरकार को बकल डाउन भी होना पड़ा है, झुकना भी पड़ा है। नहीं तो पहला बिंदु तो इस चीज को समझें। दूसरा बिंदु अगर आप जाकर के देखें, तो दूसरा बिंदु जो यहां पर इमर्ज करता हुआ आता, वह यह कि कई संविधान में कई जगह ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति को कुछ एडिशनल जिम्मेवारी भी सौंपी गई। जैसे 44th अमेंडमेंट के जरिए, 44th अमेंडमेंट के जरिए अगर आप देखें तो यह इंश्योर किया गया कि नेशनल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में क्या किया जाए? तो नेशनल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में कैबिनेट को जो नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए राष्ट्रपति से को सलाह दी जाएगी, वो सलाह रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। नहीं, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो राष्ट्रपति के कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी हैं, विवेकाधिकार भी हैं। नहीं, क्योंकि अगर बेटा नालायक है, घर के शैतान युवा सदस्य अगर नालायक हैं, तो माता पिता के पास हथियार है या नहीं उसको शांत करने का? और वह हथियार क्या है? कई हथियार हैं। माता पिता जो है सीधे कहेंगे कि बंटवारा कर लो, बांट करके अलग कर देते, उसमें अपनी खरीदी गई संपत्ति में एक धुर नहीं देंगे। नहीं, और बाबा वाली संपत्ति जो होगी उसके
जितने भाई बहन हैं उतनी पूरी लगेगी, घर के शैतान युवा सदस्य की सारी फुरफुरी गायब हो जाती है। नहीं तो कई ऐसे सिचुएशन हैं जिस सिचुएशन में आप देखें, जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा को डिसॉल्व करने का एडवाइस दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, क्या राष्ट्रपति उससे बंधे हुए हैं? क्या राष्ट्रपति उससे बंधे हुए नहीं। सरकार गठन की वैकल्पिक संभावनाओं की वो तलाश करेंगे, बशर्ते सरकार लोकसभा को भंग करने की सलाह उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी गई हो जिसने हाउस का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, या फिर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट महत्वपूर्ण पॉलिसी इनिशिएटिव लेता है, तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने से क्या कर सकते? इनकार कर सकते। लेकिन एक और चीज ध्यान रखें, राष्ट्रपति के पास एक और ब्रह्मास्त्र है, और वह ब्रह्मास्त्र क्या है कि भारत के संविधान में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि वे किसी प्रपोजल को जो है कितने दिनों में अप्रूव करेंगे। कोई इसके लिए टाइम लिमिट नहीं है। और ऐसी स्थिति में यद्यपि राष्ट्रपति से यह कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट की बात करें तो उनसे यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे एज अर्ली एज पॉसिबल अप्रूव कर दें, लेकिन समय सीमा नहीं होने के कारण कई बार राष्ट्रपति चाहें तो उसको डिले कर सकते हैं और करते हैं, जिसके लिए जेबी वीटो संज्ञा का इस्तेमाल डीडी बसु ने किया है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राष्ट्रपति उतने हेल्पलेस भी नहीं है जितना हेल्पलेसनेस इस प्रश्न के जरिए दिख रहा है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति उतने कमजोर भी नहीं है जितने कमजोर वे इस प्रश्न में दिख रहे हैं। हां, यह जरूर है कि यह बहुत हद तक प्रेसिडेंट के कल्ट और इमेज पर डिपेंड करता है, पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, वह उनके कद और व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वे संविधान में प्रदत्त अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। यहां पर एक और रेफरेंस मैं देना चाहूंगा। मिड 1990, सेकेंड हाफ ऑफ 1990s, 1990 के दशक के अंत में जाकर के देखें तो 1990 के दशक के अंत में आप यह पाएंगे एक टर्म चर्चा में आया, प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म, राष्ट्रपतीय सक्रियता। क्योंकि आप देखेंगे उस दौर में के.आर. नारायणन राष्ट्रपति थे और के.आर. नारायणन ने काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने के जो प्रस्ताव भेजे गए राष्ट्रपति के पास, उन्होंने दो बार वह प्रस्ताव रिकंसिडरेशन के लिए वापस किया। और अगर आप देखें तो रिकंसिडरेशन के पश्चात दोबारा वह प्रपोजल उनके पास नहीं भेजा गया। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ने उस प्रपोजल को डंप कर दिया, जो प्रेशर क्रिएट होता हुआ था। इसलिए कंक्लूसिव रिमार्क हमारा क्या होगा? कंक्लूसिव रिमार्क हमारा यह होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ हद तक इन बातों में सच्चाई है। यह वास्तविकता है कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख हैं, उनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता, बट इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट हेल्पलेस होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है, उनकी संवैधानिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उनका व्यक्तित्व और कद कैसा है और वे संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करने को इच्छुक हैं या नहीं। अपनी चर्चा के क्रम में एक और आर्टिकल के रेफरेंस दें।
आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 क्या करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के किसी भी मसले पर प्रेसिडेंट अगर चाहे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जानकारियां मांग सकते हैं। और अगर प्रेसिडेंट आर्टिकल 71 के तहत जो अथॉरिटी उनको दी गई है उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो उस स्थिति में क्या मैसेज जाता, आम जन के बीच क्या मैसेज जाता, मास के बीच क्या मैसेज जाता? आम जन के बीच यह मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट जो हैं उसके लिए प्रधानमंत्री और जो हैं वे अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। शासन प्रशासन से संबंधित जानकारियां जो उन्हें देनी चाहिए राष्ट्रपति को, और इस रूप में मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो उनकी ब्रिजिंग वाली भूमिका है उस भूमिका का वो निर्वाह नहीं कर रहे। क्लियर? अब देखिए तो ये प्रश्न आसान है या मुश्किल? नहीं, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंटेशन किसके कंटेक्स्ट में हो। प्रेजेंटेशन किसके कंटेक्स्ट में है? डिमांड ऑफ क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। कंटेंट से आप परिचित हैं, कंटेंट को लेकर के आपको दिक्कत नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ूं? नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न पिक करूंगा। और यह भी प्रश्न इंडियन पॉलिटी सेक्शन से ही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र की ओर उन्मुख है। केंद्र की ओर उन्मुख है। व्याख्या कीजिए। Indian federal structure is constitutionally oriented towards the central government. एक्सप्लेन। बार बार कहता हूं, शब्दों पर जरूर गौर करें। बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर की। भारतीय संघीय ढांचे की बात की जा रही है। और क्या कहा जा रहा है? इसके सेंट्रल ओरिएंटेशन की। नहीं, अब गौर करेंगे कि यहां एक्सप्लेन है, यहां एक्सप्लेन है।
एक्सप्लेन में हम क्या करेंगे, इलुसिडेट में हम क्या करते, बातें समझ रहे हैं, स्पष्ट करें में क्या करते, फैक्ट एंड फिगर के साथ इसको प्रूव करते ताकि आसानी से इसे समझा जा सके। नहीं, यहां पर डिसएग्री करने के स्कोप हैं, डिसएग्री करने के स्कोप नहीं। अगर यहीं पर एक्सप्लेन की जगह एग्जामिन अगर होता, इवेल्युएट अगर होता, तो वहां पर हमारे पास ये विकल्प होते कि इसको जो है क्रिटिकली देखें कि ऐसा कहना उचित है तो कहां तक उचित है। नहीं? अगर इस कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो सवाल यह उठता कि यह सेंट्रिस्ट ओरिएंटेशन रखता, इसीलिए तो इसको क्या कहा जाता, क्वेजी फेडरली, क्वेजी फेडरेशन की संख्या इसीलिए दी जाती। नहीं, अब आप रिकॉल केवल करना है पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखें। पहली चीज आप देखें तो नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन क्या है, यह फेडरेशन नहीं है, यह यूनियन है। और उस यूनियन के नेचर को इंडिकेट करते हुए, उस संघ की प्रकृति का संकेत देते हुए क्या कहा गया है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यह उसके सेंट्रिस्ट ओरिएंटेशन को ही न दर्शाता है, अर्थात राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, लेकिन संघ को राज्यों के नाम, रूप, नाम, आकार और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। नहीं, सेंटर राज्य के एग्जिस्टेंस को भी समाप्त कर सकता है, पुराने राज्यों को समाप्त करके नए राज्यों को क्रिएट भी कर सकता, लेकिन स्टेट के पास ऑथोरिटी नहीं है। यह सेंट्रिस्ट ओरिएंटेशन को अप्रूव करता है या नहीं। नंबर 2, दूसरी बात अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट आप देखें, स्टेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को देखें, राज्यों की निर्माण प्रक्रिया को देखें। नहीं, स्टेट फॉर्मेशन में अफेक्टेड स्टेट का रोल है कोई क्या, आप कहें लिमिटेड रोल है और सिंबॉलिक रोल है, लिमिटेड रोल है और सिंबॉलिक रोल है। नहीं, वह रोल होना और नहीं होना जो है वह इक्विवेलेंट दिखाई पड़ता, एक औपचारिकता मात्र है। यह भी तो उसके सेंट्रिस्ट ओरिएंटेशन को इंडिकेट करता हुआ आता। नंबर 2। नंबर 3, तीसरा कंटेक्स्ट देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस को देखें। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस को देखेंगे तो उसमें भी स्टेट का रोल है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस को भी देखें तो उसमें भी देखेंगे सेंट्रिस्ट ओरिएंटेशन दिखाई पड़ता। नहीं, मतलब यह कि कहीं ना कहीं वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ एक कंटेक्स्ट छोड़ दे तो स्टेट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं, कुछ एक कंटेक्स्ट जहां पर राज्य, आधे राज्यों के सपोर्ट की जरूरत है, अप्रूवल की जरूरत होती है, अदरवाइज स्टेट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। दूसरा, अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि स्टेट का रोल वहां पर इनडायरेक्ट है थ्रू राज्यसभा, जिसकी परिकल्पना स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में की गई है। लेकिन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में भी
राज्यसभा के अपने लिमिटेशन है, अपर हाउस के अपने लिमिटेशन है नहीं, क्योंकि वहां पर केवल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते बल्कि नॉमिनेटेड स्पेशलिस्ट भी होते हैं। और तीसरी बात जो कहना चाहूंगा, संविधान के कई अंश हैं जिनमें संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाता, मतलब वहां पर अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 के प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ता, बल्कि वहां पर अगर आप जाकर के देखें तो इन जनरल बिल के जरिए ही आप उसको अमेंड कर सकते। राज्यों का निर्माण, नागरिकता संबंधी प्रोविजन को देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सामान्य स्थिति में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके फेवर में है? नहीं, 7th शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को डिस्कस करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किसके फेवर में है? सेंटर के फेवर में है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर के फेवर में है? तो पहला अगर आप देखें, रेसिड्यूरी पावर्स जो हैं, जो अवशिष्ट मद, अर्थात ऐसे आइटम्स, ऐसे इशूज जिसका ना यूनियन लिस्ट में डिस्कशन है, जिसके बारे में ना स्टेट लिस्ट में डिस्कशन है, ना कंकरेंट लिस्ट में डिस्कशन है, ऐसे किस में चले जाएंगे? रेसिड्यूरी लिस्ट में चले जाएंगे, और वहां पर ऑथोरिटी किसकी है? सेंटर की है। नंबर 2, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो सेंटर के फेवर में है? तो कंकरेंट लिस्ट स्टेट और सेंटर दोनों को लेजिस्लेशन की ऑथोरिटी देता, और ऐसी स्थिति में अगर सेंटर के द्वारा लेजिस्लेटेड लॉ और स्टेट के द्वारा लेजिस्लेटेड लॉ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो तो प्रिवेल कौन करेगा? सेंटर लॉ, यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। यह भी सेंटर को अपर हैंड देता। तीसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो सामान्य स्थिति में भी, क्योंकि इन जनरल जब हम चर्चा करते तो हम कहते भारतीय संविधान सामान्य स्थिति में संघीय है और विशिष्ट परिस्थितियों में एकात्मकता की ओर उन्मुख है, यूनिटरी है, नहीं इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन आप देखें सामान्य स्थिति में भी देखें, स्टेट लिस्ट के बारे में धारणा क्या है? स्टेट लिस्ट पर लेजिस्लेशन की ऑथोरिटी किसकी है? सेंटर की है, स्टेट की है। लेकिन सामान्य स्थिति में भी देखें, आर्टिकल 249, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, 249 क्या कहता? तो 249 कहता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत के जरिए एक संकल्प पारित करते हुए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करे तो ऐसी स्थिति में संसद की विधायी शक्ति का विस्तार 1 साल के लिए राज्य की विधायी शक्ति तक होगा, राज्य की लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी तक होगा, और ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पर भी लेजिस्लेट कर सकता। आर्टिकल 252 क्या कहता? कि यदि 2 और मोर स्टेट सेंटर से रिक्वेस्ट करें स्टेट लिस्ट पर लेजिस्लेशन के लिए, तो ऐसी स्थिति में वह सेंटर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के विषयों पर लेजिस्लेशन कर सकता है, और वह लेजिस्लेशन उन राज्यों के संदर्भ में इफेक्टिव होगा जिन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है या जिन्होंने उसको अप्रूवल दिया है। नंबर 3, आर्टिकल 253 क्या कहता? तो आर्टिकल 253 जो है इंटरनेशनल ट्रीटी के इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए सेंटर को लेजिस्लेशन की ऑथोरिटी प्रदान करता। अगेन आर्टिकल 256 क्या करता? तो आर्टिकल 256 के कंटेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 256 जो है वह मतलब यूनियन लेजिस्लेशन के इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए स्टेट को इंस्ट्रक्ट करने की ऑथोरिटी देता है। आर्टिकल 257 क्या करता? नेशनल और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वाले जो
कम्युनिकेशन नेटवर्क के हैं, नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे, रेलवे, इनके कंटेक्स में इनके मेंटेनेंस और इनके प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेंस के लिए इंस्ट्रक्ट करने की ऑथोरिटी किसको देता है? सेंटर को देता है। और अगर ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए जाते स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर चुकी है। और वैसी स्थिति में आर्टिकल 356 के तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा? रिमूव करके नहीं और प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बिंदु है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या करता? स्टेट रिलेटेड मैटर्स में सेंटर के इंटरफेरेंस को इंश्योर करता। राज्यपाल को यह ऑथोरिटी देता कि वे राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को, किसी भी बिल को क्या करें? तो किसी भी बिल को जो है राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर ले, उसको अप्रूवल देने की बजाय। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो ये तो बातें हमने आपके साथ लेजिस्लेटिव रिलेशन की। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में देखेंगे तो राज्यपाल की भूमिका, रोल ऑफ राज्यपाल नहीं, और राज्यपाल के पास अनरेस्ट्रिक्टेड ऑथोरिटी जो है, चाहे वह राज्यपाल को वह ऑथोरिटी आर्टिकल 200 के जरिए दी गई हो या राज्यपाल को वह ऑथोरिटी आर्टिकल 356 के जरिए दी गई हो। नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में डिस्क्रिशनरी पावर की चर्चा नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन गवर्नर के कंटेक्स्ट में डिस्क्रिशनरी पावर की चर्चा आपको दिखाई पड़ती। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े हुए जो ऑफिशियल्स हैं उनके माध्यम से भी, आईएएस आईपीएस के माध्यम से भी कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस सेंटर का होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो आर्टिकल 356 की मैंने आपके साथ पहले चर्चा की। तो अब तक हमने आपके साथ चर्चा क्या की? अब तक हमने चर्चा की नेचर ऑफ फेडरेशन के फेडरलिज्म के कंटेक्स्ट में, फिर चर्चा की मैंने आपके साथ स्टेट फॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में, फिर चर्चा मैंने आपके साथ की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस के कंटेक्स्ट में, फिर चर्चा मैंने की सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन के कंटेक्स्ट में, फिर चर्चा मैंने आपके साथ की सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट छठा पॉइंट जो है सेंटर स्टेट फिनेंशियल रिलेशन। और अगर उस फ्रंट पर जाकर के देखें तो उस फ्रंट पर आप क्या पाते? रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके फेवर में है? सेंटर के फेवर में। रिसोर्सेज पर कंट्रोल सेंटर को दिया गया है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ट्रांसफर की गई है? स्टेट को ट्रांसफर की गई है। इसलिए रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में इम्बैलेंसेस दिखाई पड़ता। यद्यपि फिनांस कमीशन को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि वह इस इम्बैलेंसेज को दूर करे, सेंटर स्टेट फिनेंशियल रिलेशन को वह रिडिफाइन करे, लेकिन फिनांस कमीशन की भी ऑथोरिटी कहां तक सीमित है? तो फिनांस कमीशन की भी ऑथोरिटी जो है वह रेवेन्यू आइटम्स तक सीमित है। कैपिटल अकाउंट के कंटेक्स्ट में फिनांस कमीशन की कोई ऑथोरिटी नहीं है। सातवां बिंदु अगर आप जाकर के देखें तो कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेट रिलेशन को प्रभावित करते। और यहां पर मैं चर्चा कर रहा क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है? संवैधानिक रूप से बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हम नहीं जाएंगे।
तो उनमें एक फिनांस कमीशन की हमने चर्चा की, और दूसरा आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की चर्चा करूंगा। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल के का प्रोविजन करता, लेकिन आप देखें कि यूनियन आर्टिकल 263 के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के प्रति कितना गंभीर रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगता कि 1990 तक इंटर स्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया, और जब कॉन्स्टिट्यूट भी किया गया तो आप पता कर लें कि इंटर स्टेट काउंसिल के लास्ट 3 डिकेड के दौरान कितनी मीटिंग हुई है और उसने कितना इफेक्टिवली रोल प्ले किया है। तो ये वे कंटेक्स हैं जिस कंटेक्स में हम सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरल स्ट्रक्चर के सेंट्रिस्ट ओरिएंटेशन को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, उसको स्पष्ट करेंगे। तो ये प्रश्न आसान था या मुश्किल? प्रश्न आसान था, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं तैयार है तो उस स्थिति में कंप्रीहेंसिव तरीके से इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करना आपके लिए क्या होगा? कंप्रीहेंसिव तरीके से इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करना आपके लिए मुश्किल होता चला जाए। क्लियर? आगे बढ़े यहां से। नाउ अगला प्रश्न लिखें। यह प्रश्न मजेदार है। मजेदार इस कंटेक्स्ट में है कि रटते रहिए, ठीक है? सारा फॉर्मूला जो है यहां पर आकर के फेल कर जाएगा। समझे? और यही चीजें हैं। देखिए, इस चीज को समझे। समस्या कहां पर है? आप यह उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी आपके हिसाब से बदलेगी। बार बार इस चीज पर मैं जोर देता हूं। बीपीएससी आपके हिसाब से बदलेगी नहीं, और बीपीएससी उम्मीद आपसे करती है कि आप बीपीएससी के हिसाब से बदलें। कई बार मैं सोचता हूं कि अगर यह सिस्टम नहीं होता कि शादी के बाद लड़कियों को विदा करवा करके ससुराल लाया जाता, अगर उसकी जगह यह सिस्टम होता कि शादी के बाद लड़कों को विदा करके ससुराल ले जाना होता, तो मैं इमेजिन करता हूं कि लड़कों की दुर्गति वही होती जो स्थिति आज हमारे समाज में लड़कियों की है। क्यों? इस चीज को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग की चीजें। क्योंकि चाहे लड़का कहीं जाए, घर जमाई की क्या स्थिति है आपसे बेहतर कौन जानता है? हाँ, कई मूवी भी इस पर बन चुकी है, और जरूरत गाहे बेगाहे आपकी नजर भी ऐसे घर जमाइयों पर पड़ती होगी। नहीं, आप अगर देखें, बेसिकली होता यह है कि किसी एक नए पर्सन की एंट्री के कारण उस फैमिली का एक कल्चर है। किसी एक नए पर्सन की जब एंट्री होती है तो वो नया पर्सन सोचता है या सोचती है कि पूरा का पूरा फैमिली कल्चर को वह अपने हिसाब से बदल ले, ढाल दे। और फैमिली क्या सोचती है कि इसको ठोक पीट के अपने फैमिली कल्चर में डाला जाए। यही चीजें होती हैं ना, नहीं? और उसी में जो समझदार होते हैं, तो जो समझदार होते हैं वो नए फैमिली कल्चर में ढलते हुए दिखाई पड़ते, या मैं कहता हूं नए फैमिली कल्चर में जो है वे खुद को ढालने का नाटक करते, और इस नाटक के जरिए उस फैमिली कल्चर को अपने हिसाब से ढालते चले जाते। मतलब समझदार बहू और बेवकूफ बहू में यही अंतर है, मैंने जो समझा है। आप लोग क्या समझते मैं नहीं कह सकता, ठीक है? तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, और यही काम घर जमाई में अगर दामाद भी समझदार है तो वो उसी तरीके से हैंडल करेगा।
तो अगर इस कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, डोंट थिंक कि बीपीएससी आपके हिसाब से बदलेगी, क्योंकि बीपीएससी के पास बहुत ऑप्शन है। जो भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देगा कि वो उसके हिसाब से ढल रहा है, बीपीएससी उसको पिक कर लेगी। अदर जो भी लोग हैं वो गाली देते रहे बाहर रह के, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, शाम में इकट्ठा होकर के, किसी बुक स्टॉल पर, या कोचिंग के टीचर के सामने बैठ के। और हम लोगों के लिए भी ये सुविधाजनक होता, हम भी कहते हैं हाँ बीपीएससी तो समझ में ही नहीं आता, पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं, कहां कहां से क्या ले आते हैं। अपनी असफलता को हम स्वीकार नहीं करते। थर्ड प्रश्न देखें क्या है। तो थर्ड प्रश्न है भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब आलोचनात्मक विश्लेषण ये भी एक नई समस्या आ गई, क्योंकि बीपीएससी भी जो है अब एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल होने जा रही। नहीं, हमें तो बतलाया गया है कि सरकार की तारीफ करनी है, हम क्रिटिसाइज यहां पर कैसे करें। द अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स, the uneven development of Indian state, has created many socio-economic political problems. Has created economic, has created political problem. क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करना है। क्रिटिकली एनालाइज, नहीं, गौर करें। और इस बार अगर आपने गौर से बीपीएससी के प्रश्नों को देखा होगा
तो कई प्रश्न कन्वर्ज करते आपस में दिखाई पड़ते होंगे, अगर आपने गौर किया होगा, नोटिस किया है। हा? मतलब एक ही चीज को जो है घुमा फिरा करके 3 तरीके से पूछा जा रहा है। इस बार के पेपर को देखें, इस पर चर्चा हमें किसके कंटेक्स्ट में करनी है? बिहार के विशेष संदर्भ में। मतलब चर्चा हमें दोनों संदर्भों में करनी है, भारत के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी। भारत के संदर्भ में हमें क्या रहना है? इंडिकेटिव रहना है, और बिहार के संदर्भ में हमें क्या करना है? फोकस बढ़ा देना। बेसिकली अगर हम देखें तो ये अनइवन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स जो है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो एक तो कॉलोनियल लीगेसी, और दूसरा रीजन इसका क्या है? तो दूसरा रीजन अगर आप देखें तो मैं कहूंगा फॉल्टी ग्रोथ स्ट्रेटजी, गलत विकास रणनीति। नहीं, इन दोनों ने मिलकर के अनइवन डेवलपमेंट की समस्या को जन्म दिया। अगर आप जाकर के देखें, इस अनइवन डेवलपमेंट को थोड़ा सा स्पष्ट करना होगा पहले पैराग्राफ में। अगर आप इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आपको साउदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और एनसीआर रीजन जो है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस तेज दिखेगा। वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो डेवलप्ड हैं, कॉलोनियल पीरियड में भी ये जो है एडवांटेजियस पोजीशन पर थे, ट्रेड रूट्स और सी रूट्स पर अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण। नहीं, एनसीआर दिल्ली लास्ट 3 डिकेड के दौरान पॉलिटिकल रीजन से एनसीआर दिल्ली इमर्ज करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो जहां साउदर्न इंडिया, जहां वेस्टर्न इंडिया, जहां एनसीआर दिल्ली का रीजन विकास की प्रक्रिया में आगे निकलता दिखाई पड़ता, वहीं पर अगर आप जाकर के ईस्टर्न इंडिया को देखें, सेंट्रल इंडिया को देखें, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को देखें, तो ये कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया में पीछे हटते दिखाई पड़ते, और कमोवेश उन्हीं कारणों से। अगर आप एजुकेशनल पैरामीटर पर जाकर देखें, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें, अगर आप लिटरेसी के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, अगर आप एजुकेशनल अचीवमेंट के कंटेक्स्ट में लिटरेसी से आगे बढ़ करके देखें, अगर आप पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में देखें, अगर आप हंगर के कंटेक्स्ट में देखें, अगर आप इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कंटेक्स्ट में देखें, तो दोनों के बीच का डिवीजन शार्प होता दिखाई पड़ता है या नहीं? इसके कारण इम्बैलेंस्ड ग्रोथ की स्थिति पैदा होती है, और संतुलित समृद्धि और विकास की स्थिति पैदा होती हुई आती, और यह कहीं ना कहीं समृद्धि और विकास की दृष्टि से असंतुलन को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। अगर आप इसको देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो ये चीजें आपको और ज्यादा स्पष्ट होती चली जाएगी। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो इसने किस प्रकार के प्रश्न को जन्म दिया? तो अगर आप इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इवन थोड़ा सा असमान विकास को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी स्पष्ट करें। एक तो ओवरऑल कंटेक्स्ट हुआ, और दूसरा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया का एग्रीकल्चर कहीं ज्यादा एडवांस है, कहीं ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन सेंट्रल इंडिया में जाकर के देखें, ईस्टर्न इंडिया में जाकर के देखें, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जाकर के देखें, तो वहां पर अभी भी वहां का एग्रीकल्चर, वहां की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं बैकवर्ड स्टेज में दिखाई पड़ती है, और विशेष करके ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में।
अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो इसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या उभर कर सामने आता। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो इमर्ज करता है वह यह कि आप अगर देखें पॉपुलेशन ग्रोथ के फ्रंट पर आप देखें समस्या, हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाले राज्यों में से एक कौन है? बिहार। नहीं, दूसरा इस फ्रंट पर अगर आप जाकर के देखें तो दूसरी समस्या क्या उभर कर सामने आती? पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्सेज में तब्दील करने की। और पॉपुलेशन को अगर ह्यूमन रिसोर्सेज में आप तब्दील नहीं कर पाएंगे तो वह डेमोग्राफिक डिविडेंड की बजाय डेमोग्राफिक डिसेस्टर की संभावनाओं को सृजित करेगा। आज अगर बिहार के कंटेक्स्ट में देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में हम बिहार में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति है हम उसको क्या इनकैश हम उनको क्या कैपिटलाइज करवा पाने की स्थिति में है? नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो तीसरी समस्या यहां से क्या उभर कर सामने आएगी? तीसरी समस्या जो यहां पर उभर करके आती है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। और पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्या करती है? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या गवर्नमेंट पर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के लिए दबाव क्या करती है? बढ़ाने का काम करती नहीं। और अगर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कम होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कम होंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। वो तो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता हुआ आएगा। तो ये तो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में थे। आज के कंटेक्स्ट में भी देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एक बड़ी चुनौती बन करके आती। आज के कंटेक्स्ट में भी अगर आप जाकर के देखें तो बिहार आज भी जो है अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आज भी बिहार वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में नहीं है और यह वेस्टेज ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज का आधार तैयार कर रहा है। दूसरा, सोशल प्रॉब्लम क्या होगा? इसके कारण सोशल प्रॉब्लम क्या इमर्ज कर रहे हैं? तो इसके कारण सोशल प्रॉब्लम अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि इस स्थिति में लिमिटेड रिसोर्सेज पर कंट्रोल को लेकर के कन्फ्लिक्ट क्या होगा? तेज होगा। नहीं। नंबर 2, दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप देखें, बिहार आज भी सोशल कन्फ्लिक्ट की दौर से गुजर रहा है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो जहां पर अशिक्षा होगी, जहां पर गरीबी होगी, जहां पर बेरोजगारी होगी, जहां पर इलिटरेसी है, जहां पर पॉवर्टी है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। नहीं, अगर उस समाज को देखें तो उस समाज में जो है कहीं ना कहीं वह इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस के रिस्पॉन्स को प्रभावित करेगा। आज भी बिहार में जाकर के देखें जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है, रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी है, वह आज भी बिहार में डोमिनेंट दिखाई पड़ेगा। और इस कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी और रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटी का सोशियो कम्युनल हार्मोनी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा? उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ता हुआ आएगा। थर्ड, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में इसके इंपैक्ट को देखें तो पहला बड़ा इंपैक्ट जो दिखाई पड़ता वह गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है। यह बैकवर्डनेस लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम को क्या करता है? यह बैकवर्डनेस लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है तो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम को डिपेंड करता हुआ आता, गहराता हुआ आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप यह क्या करते? इसने क्या किया? इसने जो है रीजनलिज्म के उभार को संभव बनाया। अगर अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें
अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसने क्या किया? तो अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसने संघ के प्रति असंतोष को जन्म दिया। अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसने क्या किया? तो इसने उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद की समस्या को जन्म दिया। नहीं, अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसने क्या किया? कम्युनलाइजेशन के लिए जो है और कास्टिज्म के लिए एक फेवरेबल ग्राउंड निर्मित करने की कोशिश की। अगर बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में आप क्या पाते? बिहार के कंटेक्स्ट में आप यह पाएंगे कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की जगह डिस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स बिहार में डोमिनेंट होता। जाति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति और इससे संबंधित पहचान कहीं ज्यादा डोमिनेंट होती है। दूसरा, इसके कारण अगर आप देखें तो एक और जातिवाद की समस्या गहराती हुई आती है और आरक्षण के प्रश्न का राजनीतिकरण होता। अल्टीमेटली इसने सामाजिक न्याय की राजनीति को क्या किया? सामाजिक न्याय की राजनीति सबसे ज्यादा डोमिनेंट कहां दिखाई पड़ती? बिहार और यूपी जैसे राज्य में। और सामाजिक न्याय की इस राजनीति ने क्या किया? नेशनल पार्टीज के, नेशनल पॉलिटिकल फोर्सेज के इन्फ्लुएंस को रेस्ट्रिक्ट किया। और अगर आप देखें लोकल और रीजनल पार्टी के इमरजेंस को उसने संभव बनाया। लोकल और रीजनल पार्टी का जो यह इमरजेंस है, इस इमरजेंस ने क्या किया? राष्ट्रीय राजनीति में भी और बिहार की राजनीति में भी इसने कोalition एरा को जन्म दिया। गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू होता। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस गठबंधन की राजनीति ने क्या किया? इस गठबंधन की राजनीति ने जो है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को जन्म दिया। बिहार के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो बिहार के कंटेक्स्ट में आपको यह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है, लेकिन यह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऊपर की है, अंदर से वह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती। लास्ट 3 डिकेड के दौरान अगर आप जाकर के देखें, किसी भी एक राजनीतिक दल को बहुमत मिला है क्या? 1990 के दशक से बाहर निकले लास्ट 2 डिकेड के दौरान। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जाकर के देखें तो इसने एक और नई समस्या को जन्म दिया है। वो नई समस्या क्या है? वो नई समस्या है कि आप देखेंगे सोशली डोमिनेंट कास्ट ऐसे इमर्ज करते हैं, क्योंकि रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में डिटोरिएशन की स्थिति दिखाई पड़ती, रूरल डिस्ट्रेस की स्थिति दिखाई पड़ती। और इसका एडवर्स इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? इसका प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है उन जातियों पर पड़ेगा जो भूमि और भूमि संबंधों से संबद्ध हैं। नहीं, और इसलिए आप जाकर के देखें, चाहे जाटों के यहां जाकर देखें, चाहे गुर्जरों के यहां जाकर देखें, गुजरात में पटेलों के यहां जाकर के देखें, आंध्र प्रदेश में कप्पाओं को देखें, महाराष्ट्र में मराठों को देखें, हर जगह आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है या नहीं? जबकि आरक्षण का बेसिक विजन क्या है? आरक्षण का बेसिक विजन है सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को रिस्पॉन्ड आरक्षण नहीं करता, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस को रिस्पॉन्ड करता है। और जितना नाम हमने लिया, समय समय पर देखेंगे राजपूत भी आरक्षण की मांग करते, समय समय पर देखेंगे अन्य सवर्ण जातियां भी कहती हैं हमको आरक्षण दे दो, और ईडब्ल्यूएस उसी का परिणाम है। तो ये लार्जर कंटेक्स्ट थे, जिस लार्जर कंटेक्स्ट में हमें इस प्रश्न को, अब इस प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो किस किताब और किस नोट से आप रट करके लिखेंगे, जरा मुझे बतला दीजिए। इस प्रश्न को तो रिस्पॉन्ड तभी करेंगे जब खिचड़ी यहां पकी हुई हो और खिचड़ी पका सकने की स्थिति में हो। क्या पॉलिटी, क्या इकोनॉमी, क्या सोसाइटी, इनके संदर्भ में जो आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, उस इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के जरिए आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे।
बढ़े आगे। अगला प्रश्न है, मैं फॉर्मेट ग्रुप में टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, बस इस बात को समझिएगा, इसमें फैक्ट हो सकते, प्रेजेंटेशन जो डिस्कस कर रहा हूं उस हिसाब से होगा, क्योंकि डायग्राम प्रेजेंटेशन के अपने लिमिटेशन है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। विवेचना कीजिए। देखिए 3 शब्द आया है, एक एक्सप्लेन प्रश्न में आया, दूसरे में इवेल्युएट आया, तीसरे में क्रिटिकली एनालाइज आया, और चौथे में क्या आया, डिस्कस। नहीं, डिस्कस करते हुए हम क्या करते, इसके विविध पक्षों को उद्घाटित करते। नहीं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। यह क्या है, अभी ये प्रश्न भी कहीं मिलेगा नहीं। इंडियन पार्लियामेंट, उसके स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग, उसकी फंक्शनिंग और उसके अचीवमेंट से आप जितने वाकिफ होंगे, इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करना क्या होगा, इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करना आपके लिए उतना आसान होगा नहीं। अगर इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करना है, नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, भारतीय संसद के राष्ट्रीय चरित्र को फोकस करेंगे, इसके नेशनल कैरेक्टर को फोकस करेंगे, और इसका नेशनल कैरेक्टर जो है वह इसके स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग के जरिए अप्रूव होता। नहीं, पार्लियामेंट का मतलब तो समझते होंगे क्या, जरा मुझे भी समझा दीजिए। गुड, मतलब जब पार्लियामेंट की बात हो रही है, संसद की बात हो रही, तो इस संसद में लोकसभा, इस संसद में राज्यसभा और इस संसद में प्रेसिडेंट, तीनों को हमें ध्यान में रखना। और कैसे यह नेशनल इंटीग्रेशन के
प्लेटफॉर्म के इफेक्टिव फॉर्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में काम करता है। लोकसभा को देखें तो लोकसभा का स्ट्रक्चर देखें, वो नेशनल कैरेक्टर का है या नहीं? नहीं। अगर आप देखें तो लोकसभा में पूरे भारत के विभिन्न संसदीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के पहुंचते हैं और वे प्रतिनिधि ट्रूली सेंस में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, समग्र भारत को रिप्रेजेंट करते। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, लोकसभा के स्ट्रक्चर पर अगर आप गौर करें तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की हर संभव कोशिश की गई है। इसी के कंटेक्स्ट में लोकसभा में एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है और कुछ समय पहले तक एंग्लो इंडियन के लिए नॉमिनेशन का प्रोविजन था। यह उसके ट्रूली नेशनल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, मतलब सोशल इंक्लूसिवनेस को इंश्योर करता हुआ आता नहीं। नंबर 2, दूसरा कंटेक्स्ट देखें, राज्यसभा नहीं। अगर आप देखें तो इंडिया ऐसा यूनियन है, इंडियन फेडरलिज्म में देखें 3 टियर फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट और लोकल बॉडी। यद्यपि लोकल बॉडी अभी उतना इमर्ज नहीं कर पाया नहीं। और इन तीनों टियर, जो 3 टियर ऑफ जो कहले जो गवर्नेंस है, इन तीनों के बीच इंटीग्रेशन को इंश्योर करने का प्रयास किया गया। अगर इन तीनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोसेस अवरुद्ध होगा या तेज होगा? अवरुद्ध होगा। तो इन तीनों के बीच इंटीग्रेशन को भी इंश्योर करने का प्रयास किया गया है और इन तीनों के बीच इंटीग्रेशन को इंश्योर करने का जो प्रयास किया गया है, तो उसी के मद्देनजर आप देखें क्या प्रोविजन किया गया। तो प्रोविजन किया गया है कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में राज्यसभा की परिकल्पना की गई है नहीं। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बजाय, इन ट्रू सेंस नहीं। अब वो फंक्शन कैसे करते हैं ये एक दूसरी चीज। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राज्यसभा के जरिए क्या किया गया है? राज्यसभा के जरिए स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। राज्यसभा के जरिए क्या किया गया है? प्रकारांतर से सेंटर और स्टेट के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने का प्रयास किया गया। तीसरा कंटेक्स्ट अगर देखें तो राज्यसभा की संरचना फेडरल स्पिरिट के अनुरूप है, लेकिन राज्यसभा केवल इंडियन यूनियन के और इंडियन पार्लियामेंट के फेडरल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि राज्यसभा जो है उसकी परिकल्पना एक एक्सपर्ट बॉडी के रूप में भी की गई है। क्योंकि आप अगर देखें तो वेरियस फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं उनका मनोनयन किस रूप में होता? राज्यसभा के सदस्य के रूप में होता। मतलब ऐसे लोगों के लिए भी स्पेस क्रिएट किया गया है जो इलेक्ट होकर के यहां पर नहीं पहुंच पाते। अगर नॉमिनेशन का प्रोविजन नहीं किया जाता तो वे जिस समूह को रिप्रेजेंट करते हैं उस समूह के हितों का क्या राज्यसभा में समेकित प्रतिनिधित्व संभव हो पाता? क्या उस स्थिति में उस समूह के हितों का समेकित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। तीसरा कंटेक्स्ट, एक और कंटेक्स्ट देखें, राज्यसभा के सदस्यों के का जो चयन होता उसमें किसकी भूमिका होती? इलेक्टेड मेंबर ऑफ
मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों की भूमिका होती नहीं। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो राज्यसभा के सदस्य कहीं ना कहीं स्टेट के साथ साथ उस लेजिस्लेटिव असेंबली की भावनाओं को क्या कर रहे होते, विचारों को क्या कर रहे होते, रिप्रेजेंट कर रहे होते। अपार्ट फ्रॉम दैट राष्ट्रपति तो का पूरा पद ट्रूली नेशनल इन कैरेक्टर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को देखिए। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और यह इलेक्शन की यह मेथोडोलॉजी क्या करती है, तो राष्ट्रपति के वाइडर एक्सेप्टेंस को इंश्योर करती है, उनके नेशनल एक्सेप्टेंस को इंश्योर करती हुई आती। वे पूरे के पूरे राष्ट्र के अभिभावक की भूमिका में उपस्थित होती। तो ये तो हमने इनके स्ट्रक्चर की बात की, और स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में कैसे ये जो है, कैसे ये नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते। दूसरा, फंक्शनिंग अगर देखें, अगर इनकी फंक्शनिंग देखें तो आप देखें इंडियन पार्लियामेंट से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है भारत में जहां पर नेशनल इश्यूज पर, जहां पर रीजनल इश्यूज पर, जहां पर लोकल इश्यूज पर डिबेट और डिस्कशन हो सके? पहला प्रश्न जो इमर्ज करता। दूसरा प्रश्न जो इमर्ज करता, इस डिबेट और डिस्कशन के जरिए भारतीय संसद कहां पहुंचने की कोशिश करती? एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करती। और अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली जो डिबेट और डिस्कशन होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के फॉर्म पर, प्लेटफॉर्म पर, उस डिबेट और डिस्कशन में हम और आप भी भागीदार होते, हमारी मीडिया भी भागीदार होती है, हमारी सिविल सोसाइटी भी भागीदार होती है। अगर कोई इशू ट्रेंडिंग हो गया, नहीं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग है, तो उसकी चर्चा पार्लियामेंट में होती है या नहीं? और जो गवर्नमेंट के संदर्भ में या किसी भी इशू पर जो डोमिनेंट परसेप्शन इमर्ज करते हैं, वह परसेप्शन वहां दबाव निर्मित करता या नहीं? मीडिया उन इशू को डिस्कस करती है या नहीं? और अखबारी कतरनों के आलोक में वहां पर डिस्कशन होता है या नहीं? सिविल सोसाइटी उन नीतियों पर संसद के बाहर विचार विमर्श करते या नहीं? और वह विचार विमर्श संसद के भीतर के विचार विमर्श को प्रभावित करता है या नहीं? तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रकारांतर से इंडियन पार्लियामेंट वह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है जिस प्लेटफॉर्म पर वेरियस रीजन, वेरियस स्टेट, वेरियस ग्रुप्स, वेरियस कम्युनिटी, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, उनके बीच डिबेट और डिस्कशन आगे बढ़ते हैं और उसके जरिए इंटीग्रेटेड अप्रोच को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। अगला बिंदु कहें तो इंडियन पार्लियामेंट जो है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करता हुआ आता है इंडियन पार्लियामेंट। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो आप क्या पाते? लोकतंत्र जो है उसकी ब्यूटी किस बात में है? नहीं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुमत पर आधारित होती, लेकिन डेमोक्रेसी की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि कंसेंसस बिल्डिंग की कोशिश हो।
लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आम सहमति बनाने की कोशिश और आम सहमति बनाने का मैकेनिज्म कितना इफेक्टिव है। सरकार को विपक्ष को भी विश्वास में लेकर चलना होता, भरोसे में लेकर चलना होता, नहीं तो लोकतंत्र का इफेक्टिव रूप से फंक्शन कर पाना मुश्किल है। आज के कंटेक्स्ट में देखें, और कंसेंसस बिल्डिंग के लिए फ्लोर मैनेजमेंट अहम होता, और यह फ्लोर मैनेजमेंट किसकी जिम्मेवारी होती? रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी होती प्राइमरली। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर देखें, अब अगर देखें लेजिस्लेशन के प्रोसेस पर गौर करें, लेजिस्लेशन के प्रोसेस पर गौर करें तो आप क्या पाते हैं? लेजिस्लेशन के प्रोसेस पर अगर गौर करें तो आप ये पाते हैं कि किसी भी लेजिस्लेशन को 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा, और इन दोनों जगहों से गुजरने के पश्चात यह राष्ट्रपति तक जाता है, नहीं? और राष्ट्रपति को यह ऑथोरिटी है कि राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए उसे वापस लौटा सके। तो अगर इस पॉइंट ऑफ रिकंसिडरेशन के लिए वापस लौटाने का मतलब क्या है? रिकंसिडरेशन के लिए वापस लौटाने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वह नेशनल इंटरेस्ट में है, इसको लेकर राष्ट्रपति की शंकाएं हैं, नहीं? दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट वहां क्या उभर कर सामने आता? दूसरा कंटेक्स्ट उभर कर सामने आता इस 3 फेजेस से निकालने का मतलब यह है कि उसकी व्यापक स्वीकार्यता संभव हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट कई जगह देखें, जैसे किसी मसले पर, सामान्य विधेयक के मसले पर लोकसभा राज्यसभा में मतभेद है, तो नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग के लिए क्या किया जाता? ज्वाइंट सेशन की बात की जाती है या नहीं? नहीं। कुछ अधिक गंभीर मसले हैं, उनके लिए अधिक कठोर शर्तें हैं लेजिस्लेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर और कठोर प्रोविजन है, जहां पर राज्यों को भी विश्वास में लेना होता। जब तक आधे राज्य सपोर्ट में नहीं आएंगे तब तक वो चीजें लागू नहीं होंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इस कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सेंसिटिव मैटर्स हैं, जैसे आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी का जो कंटेक्स्ट, चाहे आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल का जो कंसेप्ट है, आर्टिकल 360 अगर आप देखें फिनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है, आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, इन सब के कंटेक्स्ट में देखें तो इनमें शर्तें, लेजिस्लेशन का प्रोसेस अधिक कठोर है, क्योंकि दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। वहां ज्वाइंट सेशन, क्योंकि ज्वाइंट सेशन में लोकसभा नंबर गेम में भारी पड़ती, वहां ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो स्टेट फॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में देखें, स्टेट को भी शेयर दिया गया है कि प्रभावित राज्य जो होंगे उनकी राय जो है वह सामान्यतः वहां पर ली जाएगी। इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो संसद से क्या अपेक्षा की गई है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनसे क्या अपेक्षा की जा रही है कि अगर एग्जीक्यूटिव आर्बिट्ररी मैनर में काम कर रहा है, मनमाने तरीके से काम कर रहा है, अपनी ऑथोरिटी का आर्बिट्ररी यूज कर रहा है, अगर डिस्पोटिक बिहेवियर उसका है, निरंकुश व्यवहार उसका है, तो वह उसको चेक करे, नहीं? और अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इसी के लिए तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई, इसी के लिए तो प्रस्तावों को संसद से पारित करवाने की बात की गई, इसीलिए तो राष्ट्रपति का परमिशन एक्सपेक्टेड है, इसीलिए तो राष्ट्रपति की ऑथोरिटी दी गई है कि वह रिकंसिडरेशन के लिए उसे वापस भेज सके, नहीं? और प्रकारांतर से अगर आप जाकर के देखें तो प्रकारांतर से जाकर के देखें तो रिकंसिडरेशन के लिए किसी
प्रपोजल को, किसी बिल को वापस भेजा जाना जो है एक मोरल प्रेशर क्रिएट करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। यह एक प्रेशर, यह जो है वह कहीं ना कहीं मीडिया को, विपक्ष को और जनता को सरकार की आलोचना का आधार उपलब्ध करता, टाइम स्पेस देता है, जिस टाइम स्पेस का इस्तेमाल सरकार पर दबाव निर्मित करने के लिए किया जा सके और उसके ऑब्जेक्शनेबल एस्पेक्ट को ओवररूल किया जा सके, अमेंड किया जा सके। बातें समझ रहे? तो इस प्रोसेस के जरिए पार्लियामेंट क्या करती है? इस प्रोसेस के जरिए पार्लियामेंट नेशनल कंसेंसस बिल्डअप करने की कोशिश करती और वह नेशनल कंसेंसस, नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में क्या है? आगे बढ़ाने में सहायक। इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो इंडियन पार्लियामेंट पर यह जिम्मेवारी है कि वह कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंश्योर करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यह किसको रिप्रेजेंट करता है? नेशनल कंसेंसस को रिप्रेजेंट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का बना रहना, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट का बना रहना जो है, यह कहीं ना कहीं नेशन के इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आवश्यक। लोकल से लेकर नेशनल, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के जितने भी मसले हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मसले जो है, उसको इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में क्या करता है? उसको रिजॉल्व करता है। नहीं, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वॉच डॉग ऑफ नेशन के रूप में वह अपने रोल को क्या करता है? प्ले करता है। राष्ट्र के निगरानीकर्ता की भूमिका में इंडियन पार्लियामेंट उपस्थित होता नहीं, और इन तमाम चीजों के जरिए वह क्या करता है? सोशल चेंजेज के टॉर्च बियरर के रूप में सामने आता है। इंक्लूसिव ग्रोथ के, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के टॉर्च बियरर के रूप में सामने आता। तो ये वे कंटेक्स हैं जिस कंटेक्स में हमें किसकी चर्चा करनी थी। अब बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो क्या आप ये उम्मीद करते कि ये कहीं पर उत्तर लिखा मिले क्लास नोट्स में, या यह उत्तर कहीं पर आपको लिखा मिले किताब में, तब जाकर के इसको लिखेंगे? इस तरह के प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करने के लिए आवश्यकता किस बात की होती? नहीं, नजरिए को विकसित करने की आवश्यकता होती। और नजरिए के विकसित होने के लिए आवश्यकता किस बात की होती? नजर का दायरा व्यापक हो। जब तक नजर का दायरा व्यापक नहीं होगा, नजरिया विकसित नहीं होगा। नहीं, अब आप इससे आप सहज ही अंदाजा ले सकते कि आप बीपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को कहां तक फुलफिल कर रहे। आप इससे आइडिया ले सकते हैं कि आपका जो सोर्स मटेरियल है वह सोर्स मटेरियल कहां तक बीपीएससी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आप इस बात का आइडिया ले सकते कि जो गाइडलाइन आपको मिल रहा, चाहे मैं गाइडलाइन दे रहा हूं, चाहे कोई दूसरा गाइडलाइन दे रहे, दूसरे लोग गाइडलाइन दे रहे हो, दूसरे संस्थान गाइडलाइन उपलब्ध करवा रहे, वह गाइडलाइन जो है वह कहां तक एप्रोप्रिएट है। और आपकी जो स्ट्रैटेजी है बीपीएससी मेंस की तैयारी की, आपकी जो उस स्ट्रैटेजी का जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें रिव्यू की जरूरत है या नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो ये चीजें थी जिसके माध्यम से हमने आपके सामने यह रखने का प्रयास किया। और लास्ट में एक ही बात मैं कहूंगा, वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो। वक्त का तकाजा है तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। आपको निर्धारित करना है आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर उम्मीद करेंगे कि बीपीएससी आपके हिसाब से बदले तो आपकी भी स्थिति वही होगी जो सामान्यतः ससुराल में बहुओं की होती है।
नहीं, अगर चाहते हैं कि नहीं, बीपीएससी को आप यह एहसास दिला दें, बीपीएससी को यह एहसास दिला दें कि नहीं, हम आपके अनुसार बदल रहे हैं और आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति उस बहू के समान होगी जो ससुराल में पहुंचते ही एहसास दिला देती है कि हमारे बिना काम नहीं चलने वाला है। अगर आप हमारा सहयोग लेंगे तो 2 कदम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो टन तो होता रहता है हर घर में। ठीक है, तो आज की चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगा। कल मेरी कोशिश होगी इकोनॉमी सेक्शन से पूछे एक प्रश्न, वैसे आप देखेंगे तो एक प्रश्न इकोनॉमी से, हाफ इकोनॉमी के प्रश्न तो यहां पर भी थे, नहीं? तो अगर आप देखें तो जो बात मैं बार बार कहता, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इन तीनों के बिना कम से कम बीपीएससी ने जो प्रश्न पूछा है पॉलिटी सेक्शन में, उसके बिना कम से कम 3 प्रश्नों को प्रॉपरली आप रिस्पोंड नहीं कर सकते। अब मेरी बातें आपको पसंद हो, ना पसंद हो, सहमत हो, ना सहमत हो, यह आपकी बला से, मैं इस चिंता से मुक्त हूं। तो कल हमारी कोशिश होगी कि इकोनॉमी सेक्शन को हम कवर करें। ओके, थैंक्स अ लॉट।